जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है जय स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग बीपीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे साइंस के, जो न केवल आपके बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये क्वेश्चंस आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस के अंदर जो ऑप्शंस हैं उनको भी थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हर एग्ज़ाम में फ़ायदा मिले उसका। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं साइंस का कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा ऐसा विटामिन है जो असरदार होता है। अच्छा, तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन कारगर है। तो देखिए इसका आंसर जो है वो तो हो जाएगा विटामिन के। जैसा हम लोग जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के की बहुत ज़रूरत होती है। और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देखें तो एक्चुअली होता क्या है कि जो विटामिन के है वो आपका एक प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन इसी विटामिन के पर निर्भर एक प्रोटीन है। यही आपका ऐसे फाइब्रोनोजन ऐसा तैयार करता है फाइबर्स, जिससे आपकी ब्लड की क्लॉटिंग हो पाती है। इतना डिटेल बहुत है, इससे ज़्यादा डिटेल अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ और विटामिन हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपका एक विटामिन है विटामिन ए। अब विटामिन ए में इसे हम कहते हैं बीटा कैरोटीन या रेटिनॉल। तो होता ये है कि अगर मान लीजिए कि विटामिन ए की कमी है शरीर में तो आपको हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब हो गया कि जैसे ही अंधेरा हुआ आप अंधे हो गए, आपको ठीक से दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक रोडोप्सिन करके एक आपका पिगमेंट होता है, और ये जो पिगमेंट है ये बहुत ज़रूरी होता है। इसकी कमी हो जाती है। इस पिगमेंट के बिना आपको रात में दिखेगा नहीं ठीक से। नाइट विज़न के लिए ये आप देख नहीं पाएंगे इसे। रात में आपको देखने में बात बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं और कौन सा एक विटामिन है। एक विटामिन है आपका विटामिन डी। अब विटामिन डी जो है वो कैल्सीफेरॉल भी कहलाता है। नाम से ही लग रहा है कि कैल्शियम से कुछ लेना देना है इसका। देखिए कैल्शियम जो हम शरीर में लेते हैं वो हमारे बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक कि विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा, जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है, सफिशिएंट अमाउंट है, वो पूरी नहीं होगी। तब तक आपका कैल्शियम जो आप लेंगे वो शरीर में आपके नहीं लगेगा। इसीलिए विटामिन डी की अगर कमी है और अगर आप दूध अच्छे मात्रा में पीते हैं तो भी आपके शरीर को, आपकी हड्डियों को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि विटामिन डी ही है जो उस कैल्शियम को आपकी हड्डी तक एब्जॉर्ब करवाता है। तो देखिए बोन का जो ग्रोथ है, हड्डी की जो ग्रोथ है, उसे चाहिए कैल्शियम। और सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, उसे चाहिए फॉस्फोरस भी। तो फॉस्फोरस का भी एब्जॉर्प्शन जो है शरीर में वो आपका विटामिन डी की ही मदद से होता है। अब देखिए मान लीजिए अगर इसकी कमी हो गई तो क्या क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएंगे। आप देखते हैं ना कि शरीर बिल्कुल ऐसे, हड्डियां ऐसे घूम रही हैं, बिल्कुल अपंग जैसी एक स्थिति टाइप की देखने को मिलती है। वो रिकेट्स में आपके बिल्कुल ही एकदम हड्डी प्रॉपर तरीके से नहीं रहती है। और ऑस्टियोमेलेशिया मतलब आपको जो ये जॉइंट्स की हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, ऑस्टियोमेलेशिया, ये सब आपको देखने को मिलेगा उसमें। तो ये कुछ विटामिन्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आपको मलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ये सब है। तो जो गठिया की दिक्कत आपको होती है घुटनों में, आप देखते हैं कि एक तो उम्र के बाद चलिए ठीक है, हड्डियां घिसती हैं तो उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो जवानी में, यंग एज में आपको देखने को मिलता है कि आजकल लोगों की 40 एज टच हो रही है और उनको वो घुटने की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, हड्डी घिसनी शुरू हो गई। तो ये ऑस्टियोमलेशिया ये विटामिन डी, कैल्शियम की ही कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रेडिएशन के ऊपर है कि कौन सा ऐसा रेडिएशन है जो आपके मसल में जो दिक्कत होती है ना उसको दूर करने की कोशिश करता है। ये द रेडिएशंस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल एक, यानी कि मांसपेशियों में अगर दर्द है तो उसके उपचार के लिए आप कौन सा रेडिएशन, विकिरण प्रयोग करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा इंफ्रारेड। अच्छा आगे देखते हैं। इसमें हमने यूवी रेस को भी डिफ़ाइन किया है। देखिए हमें पता है कि आपका ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फियर में होता है, जैसे सबसे नीचे वाली एटमॉस्फेयर की लेयर ट्रोपोस्फियर है, उसके ऊपर की लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फियर है, और यहाँ पर आपका कुछ ओजोन मौजूद रहता है जो आपको यूवी रेस जो आती हैं सन की तरफ से, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि कुछ यूवी रेस जो हैं वो बहुत ही हार्मफुल होती हैं, वो आपको आपके पास तक, आपकी स्किन तक बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए।
अगर वो आपकी स्किन तक पेनिट्रेट कर गया, वो आपकी स्किन तक पहुंच गया, तो आप समझ जाइए कि आपको स्किन कैंसर होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और या फिर स्किन सनबर्न भी अब देखने को मिलता है। सनबर्न भी होता है अगर आपको कुछ अल्ट्रावायलेट रेज कुछ मात्रा में ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है, आपकी स्किन को ज़्यादा सन रेज मिलने लग जाती है, यूवी रेज आने लग जाती है, तो सनबर्न आपको देखने को मिलेगा, स्किन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो यूवी रेज जो हैं, अगर हम उनको वेवलेंथ के हिसाब से देखें तो वो 3 तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक तो आपका हो गया अल्ट्रावायलेट ए, उसके बाद हो गया अल्ट्रावायलेट बी, और एक हो गया आपका अल्ट्रावायलेट सी। तो वेवलेंथ के हिसाब से देखें तो अल्ट्रावायलेट सी जो है ये सबसे अधिक डेंजरस होता है। अल्ट्रावायलेट बी जो है ये उससे कम डेंजरस होता है, और अल्ट्रावायलेट ए जो है ये सबसे कम डेंजरस होता है। तो हमारे पास अल्ट्रावायलेट सी जो है ये नहीं पहुंचता है धरती पे, इसे ओजोन रोक देता है। अल्ट्रावायलेट बी पहुंचता है कुछ मात्रा में, और अल्ट्रावायलेट ए लगभग सारी रेस यहाँ अर्थ पे पहुंच जाती हैं। तो अल्ट्रावायलेट सी अगर एक्सपोजर हो जाए, अगर अल्ट्रावायलेट सी हमारे धरती तक आ जाए, तो समझ जाइए कि लगभग सारे पत्ते जल जाएंगे, स्किन हमारी बर्न हो जाएगी। मोस्ट हार्मफुल कंपोनेंट है ये, सबसे घातक कंपोनेंट है अल्ट्रावायलेट का, अल्ट्रावायलेट सी। अब हम एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भी देख लेते हैं। देखिए, हमें पता है एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू एच प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू न्यू फ्रीक्वेंसी, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी सिंपल सा मतलब है कि जब आप वेवलेंथ बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे तो एनर्जी आपको घटते हुए क्रम में इस तरफ दिखेगी। ठीक है, तो सबसे अधिक आपको वेवलेंथ कौन सी देखने को मिलती है? रेडियो वेव, उससे कम माइक्रोवेव, उससे कम इंफ्रारेड, उससे कम विजिबल लाइट। लाइट पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और लाइट स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा जो हमें दिखता है, विजिबल लाइट होता है। इसमें आपने पढ़ा होगा विबग्योर, वायलेट, उसके बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो वेवलेंथ के हिसाब से सबसे ज़्यादा किसका हो गया लेंथ? सबसे अधिक वेवलेंथ किस कलर का हो गया? रेड कलर का। और सबसे कम किसका हो गया? वायलेट कलर का। इसीलिए आप देखेंगे कि डेंजरस साइन के लिए आपको रेड सिग्नल, रेड साइन देखने को मिलता है, क्योंकि ये इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये स्कैटरिंग, ये इसका चारों तरफ जो फैलाव है वो कम होता है। रेज इधर उधर मतलब इधर उधर चल नहीं जाती हैं, गायब नहीं हो जाती हैं, वो आपको कम स्कैटरिंग दिखेगी, कम स्कैटर्ड दिखेगी, कम फैली हुई नज़र आएगी, एक जगह कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा दिखेगा। तो आप रेड सिग्नल, रेड लाइट कभी भी दूर से डेंजरस साइन के लिए यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसीलिए आसमान को आप देखेंगे तो आपको तो प्रॉपर ऐसे दिखना चाहिए वायलेट और इंडिगो, क्योंकि सबसे अधिक फैलाव जो है किरणों का, स्कैटरिंग, वो तो वायलेट इंडिगो का होता है ब्लू की तुलना में। लेकिन आपको स्काई जो है वो ब्लू क्यों दिखता है? स्काई आपको ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि हमारी आईज, हमारी आंखें जो है वायलेट और इंडिगो की तुलना में ब्लू कलर में ज़्यादा देख पाती हैं, सेंसिटिव होती है, इसलिए हमें आसमान जो है वो नीले रंग का दिखता है। चलिए, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। तो आपको ये एग्ज़ाम में हमेशा ये स्पेक्ट्रम ध्यान रखना है, ये हमेशा क्वेश्चन में आता रहता है कि वेवलेंथ के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो देखिए, जो सबसे अधिक एनर्जी वाला है वो है गामा रेस, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल भी कैंसर ट्रीटमेंट में हो जाता है। उससे कम एक्सरेस, तो एक्सरे हमें पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी हमारे अंदर के ढांचा है उसे देखने के लिए हम एक्सरे का यूज़ करते हैं। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेस हमने ऊपर आपको बता दिया। उसके बाद विजिबल लाइट जो हमने विबग्योर अभी समझा, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो वेव हमें पता है कि टीवी सिग्नल के लिए यूज़ होता है, और माइक्रोवेव ओवन खाना पकाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाइम वाटर इज टर्न्ड मिल्की बाई, तो चूने का जो पानी है वो किसके द्वारा पास हो जाने से दूधिया रंग का हो जाता है? देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एक सेकेंड, हाँ, तो जो आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। ठीक है, लाइम वाटर भी बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। जब आप इससे कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तब आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट
सफ़ेद कलर का एक दूध नुमा टाइप का, दूधिया टाइप का आपको एक लिक्विड मिलता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। वो प्रिसिपिटेट है। प्रिसिपिटेट जब आपको थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का ऐसे लिक्विड जैसा कोई चीज़ पदार्थ मिलता है तो उसे प्रिसिपिटेट का हम नाम देते हैं। तो ये सफ़ेद रंग का जो हमें यहाँ पे दूधिया रंग का जो हमें कंपोनेंट एक पार्ट दिखता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप पास कराते हैं चूने के पानी यानी कि स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर के साथ, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट दूधिया कलर का मिलता है, सफ़ेद रंग का। अच्छा, अगला हम इसमें देख लेते हैं एक चीज़ कि ओजोन। देखिए, ओजोन क्या है कि अपने आप में गुड है कि बैड है, ये हमें पता चलेगा कि ओजोन, हम किस ओजोन की बात कर रहे हैं। अपने एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, उससे ऊपर लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर में अगर ओजोन मौजूद है तो हमें इससे रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि ये पॉल्यूटेंट है, ये प्रदूषित है, ये प्रदूषण फैलाने वाला गैस है। हमें दोस्ती करनी है उस ओजोन से जो कि स्ट्रेटोस्फियर में, जो कि एक ऊपर लेयर में मौजूद है, क्योंकि ये हमें यूवी रेज से रोक रहा है। हार्मफुल जो एकदम खतरनाक यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, उससे हमें रोक रहा है। हमें इससे दोस्ती करनी है, इस ओजोन से दोस्ती नहीं करनी है जो कि ट्रोपोस्फियर में मौजूद है। तो देखिए, माफ़ करिएगा, ये यहाँ पे गलती हो गई। गुड जो है वो ट्रोपोस्फियरिक नहीं, स्ट्रेटोस्फियरिक होगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल ओजोन और ट्रोपोस्फियर वो एक ही बात तो हो गया। हाँ, यहाँ तो गलती हो गई। चलिए, ग्राउंड लेवल ओजोन। अब ग्राउंड लेवल ओजोन जो होता है आपका, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने गाड़ी स्टार्ट किया और उसमें से जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसी तरीके से ओजोन निकल रहा है। अगर ऐसा होता कि आपने कोई प्रदूषण फैलाया और सीधे जो प्रदूषित गैस निकल रहा है वो आपका ओजोन निकलता, तो वो आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहलाता। कि अच्छा, आपने कुछ प्रदूषण किया, कोई चीज़ जलाया और सीधे ओजोन निकला, तो प्राइमरी हो गया। प्राइमरी मतलब कि प्रथम स्तर पे, प्रथम लेवल पे आपका जो पॉल्यूटेंट प्रदूषण निकला उसको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। लेकिन ये सेकेंडरी है, ये सीधा सीधा ओजोन नहीं निकलता है। आपने गाड़ी स्टार्ट की, आपने कोई चीज़ जलाया किया, तो आपकी गाड़ी से वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकला। ये दोनों सूरज की रोशनी में ओजोन बनाता है। ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फियर लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये आपका ओजोन तब बनता है, तो किसी पॉल्यूटेंट के बनने के बाद जब वो आपस में कंबाइंड हुए, जुड़े और किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाएं, फिर जो नया प्रदूषण यानी कुछ प्रदूषण तत्व मिलके किसी और प्रदूषण को जन्म देते हैं, उसे हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं, और ओजोन आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताते चले, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की भी बात होती है। यहाँ पे लिखा है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, इसका कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, लेकिन ये बहुत ही घातक है। जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई भितरिया, कहते हैं ना कि कोई भितरिया सांप एकदम उस तरीके का इंसान है कि पता नहीं चलता है, दोस्त भी रहता है और पीछे से गद्दारी कर देता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को आप उसी श्रेणी में डाल सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, हमारा जो ब्लड है ना, ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन मौजूद होता है, HB हेमोग्लोबिन, तो उसे समझ जाइए कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से भी ज़्यादा पसंद होता है, उससे कई 100,000 गुना ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे जब हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाता है तो वो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है एक। अब ऑक्सीजन तो ये कैरी कर नहीं रहा है हमारा ब्लड, जब ऑक्सीजन ही नहीं कैरी कर रहा है तो सेल रिस्पायर कहाँ से करेंगे, सेल सांस कहाँ से लेंगे, तो अल्टीमेटली तो इंसान की डेथ हो जानी है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड पे गवर्नमेंट बहुत तरीके से उसे देखती रहती है, मॉनिटर करती रहती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल हमेशा कम होना चाहिए, बहुत ही घातक गैस है। ठीक है, चलिए छोटा मोटा सारे गैस लगभग हमने देख लिया। देखिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का मेरा मकसद था कि अभी हाल ही में जो चंद्रयान-3 हमने भेजा है उसे आप एक बार रिवाइज कर लें। क्वेश्चन तो सिंपल है कि पहला कौन सा ऐसा इंसान है जिसने अपने कदम चंद्रमा पे रखे। द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज मून ऑन द मून इज़ नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आंसर तो आप दे सकते हैं, बस इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो चंद्रयान-3 हमने भेजा है, ये हमने जिस रॉकेट का यूज़ किया है वो है आपका लॉन्ग लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, एक्चुअली पहले आपका होता था 2 रॉकेट, एक होता था PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और एक था जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV। ये 3 स्टेज का था, ये 4 स्टेज का था। इसमें पहला स्टेज सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। इसमें हमारा पहले सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, तो ये 3 स्टेज का हमारे पास
आपका रॉकेट है। तो GSLV का ही नाम बदल के LVM-3 कर दिया गया है। इसके बारे में अच्छे से स्टेज वाइज डिटेल कभी देखेंगे, आज यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करते हैं। बस इसका बेसिक ये जान जाइए कि इसमें हमें करना क्या है कि हमारा जो चंद्रमा है उसमें हमें सॉफ्ट लैंडिंग दिखानी है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि आराम से ये मून की सतह पे हमारा यान उतर जाए, आराम से उतरेगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, तो वो वहाँ से एविडेंस कलेक्ट कर सकता है, हमें बता सकता है कि जहाँ हम भेजना चाह रहे हैं मून पे, तो वो किस तरह का मटेरियल है, वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, पानी की स्कोप क्या है, सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। तो इसमें देखिए दो चीज़ है, एक है लैंडर जिसका नाम है विक्रम और एक है प्रज्ञान जो है रोवर। अब रोवर और लैंडर क्या है बस बेसिक समझ जाइए कि ये है हमारा चंद्रमा। अगर मान लीजिए आपने कुछ सैटेलाइट भेजा रॉकेट के साथ और वो सिर्फ इसका परिक्रमा कर रहा है, चक्कर कर घूम रहा है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है ऑर्बिटर, कि बस वहाँ पे उनके कक्ष में चक्कर लगाए पड़े हैं, बस केवल घूम रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, चंद्रमा का फ़ोटो खींच रहा है, तो हमें ऑर्बिटर हो गया ये हमारा। अब आपने डिसाइड किया कि काम करो, जब तुम चक्कर लगा ही रहे हो तो कुछ एक सैटेलाइट भेज देते हैं अंदर लेके, जो इसको यहाँ पे लैंड करेगा, उतारेगा, वो है हमारा विक्रम लैंडर। तो इस विक्रम लैंडर का काम क्या है कि आप किसी रोबोट को सतह पे, सरफेस पे मून के उतारना चाहते हैं ताकि वो रोबोट फिर चलने फिरने लग जाए। ये रोबोट है हमारे और ये फिर चलने लग जाए मून के सरफेस पे। तो जो उतार रहे हैं जिस यान से, वो हो गया हमारा लैंडर, इसका नाम हमने रखा है विक्रम। और जो ये रोबोट चलेगा ना उसके बाद, उतरने के बाद, इसका नाम हो जाएगा प्रज्ञान। इसके पहले जो चंद्रयान-2 था, जो हार्ड लैंडिंग हो गई थी कुछ किलोमीटर पहले ही, जो सरफेस पे बहुत तेज़ी से उतर गया था, क्योंकि देखिए ग्रेविटेशन जो है वो हमसे भी कम है वहाँ पे, लगभग 1/6 कम है। तो अब वहाँ पे जब ग्रेविटेशन कम है तो आपको वहाँ पे फोर्स एक मेंटेन करके उतारना पड़ेगा उसे, नहीं तो वो काफ़ी तेज़ी से लैंड कर जाएगा, अर्थ की तरह आप उसे नहीं उतार सकते हैं। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि जो चंद्रयान-2 था उसमें भी हमने लैंडर का नाम विक्रम सोचा था और रोवर का नाम प्रज्ञान सोचा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए चंद्रयान-3 में भी हमने इसी सेम लैंडर विक्रम और प्रज्ञान का नाम रोवर का रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है हमारा, और क्वेश्चन है दो। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन और है कि मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ, दूध में बहुत कुछ मिलता है, कैल्शियम है और बहुत सारी चीज़ें, विटामिन है, लेकिन क्या नहीं है, किसका पुअर सोर्स है, किसका ख़राब स्रोत है, तो वो ख़राब स्रोत है विटामिन सी का। प्रोटीन मिल जाएगा भाई दूध पियो, कैल्शियम मिल जाएगा भाई दूध पियो, लेकिन विटामिन सी नहीं मिलेगा। विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा स्रोत होता है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स का मतलब हो गया कि जो खट्टे फल हैं, जितने भी हमारे खट्टे फल हैं उसमें आपको देखने को ये मिलेगा। अब कुछ सोर्स आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन में, एग्ज़ाम में वो लोग आजकल क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर को थोड़ा टफ बनाना है तो वो लोग ऐसे ऑप्शंस को चूज़ करेंगे जो नॉर्मल लेवल पे हम ध्यान में नहीं रखते हैं। जैसे हमें ये पता है कि संतरे में विटामिन सी है, ग्रेप फ्रूट अंगूर में विटामिन सी है, स्ट्रॉबेरी में भी विटामिन सी है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि कीवी में है कि नहीं, क्योंकि आजकल कीवी भी प्रचलित है और टमाटर भी प्रचलित है अपनी महंगाई के लिए। तो टमाटर को भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें भी विटामिन सी की मात्रा मिल सकती है। अब उसके बाद देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को भी थोड़ा जान लेते हैं एक बार। अच्छा, विटामिन सी की एक बात है तो यहाँ भी ये भी देख लीजिए कि रिचेस्ट सोर्स जो है वो आंवला है। आंवला जो है वो रिचेस्ट सोर्स है, ठीक है, सबसे बेहतरीन विटामिन सी का स्रोत आपका आंवला है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। और आंवला ना देखे, कभी कभी वो लोग इसे गूसबेरी का भी नाम दे देते हैं। इसका आंवला को कह देते हैं गूसबेरी। तो अचानक से ऐसे चौंकना नहीं है कि गूसबेरी क्या हो गया, आंवला पढ़कर आए थे तो आंवला को ही गूसबेरी भी बोल देते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो देखिए ये सब आपका एनर्जी का एक सोर्स है, स्ट्रॉन्ग सोर्स है एनर्जी का। तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ऐसा कौन सा चीज़ हम खा लें कि सबसे अधिक एनर्जी हमें मिलेगी, तो वो हमें मिलेगी फैट्स खाने के बाद। फैट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि अगर आपने 1 ग्राम ही फैट ले लिया ना तो आपके पास 9 कैलोरी की एनर्जी आ गई, लेकिन अगर आपने कार्बोहाइड्रेट को लिया तो 4 कैलोरी आएगी। यानी कि आपने 1 ग्राम फैट कंज्यूम किया तो लगभग 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी आपको सिर्फ 1 ग्राम फैट में मिल जाएगा। तो अपने डाइट को थोड़ा सा प्रॉपरली प्लान करके चलिएगा, ठीक है। फैट और कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा देख लीजिएगा कितने अमाउंट में क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो आज हमारा है वो है ग्लूकोज के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन
हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम के पेपर में रहा हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो यूपी का लोअर हो या एसआई का एग्ज़ाम हो, क्योंकि ये थोड़ा सा फेवरेट वाले टॉपिक में से एक आता है। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि ग्लूकोज जो है वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है किस एंजाइम के द्वारा। इथाइल अल्कोहल है और कहीं आपको बीच में देखने को मिलेगा इथेनॉल। इन दोनों में फ़र्क है क्या? अरे देखिए, आईयूपीएसी नेम जो स्टैंडर्ड नेम आप इथाइल अल्कोहल का रखते हैं ना, वही आपका इथेनॉल बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। 6 कार्बन आइटम है, 12 हाइड्रोजन आइटम है और 6 ऑक्सीजन आइटम है। ये आपका ग्लूकोज हो गया। अब ग्लूकोज जो है वो बन गया आपका इथेनॉल में और एक बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। और कौन सा इसमें एंजाइम मौजूद रहता है जो ऐसा काम करके दिखाता है आपको? तो वो एंजाइम होता है जाइमेज। ठीक है, जाइमेज एंजाइम होता है। इन्वर्टेज पे गलती से एरो लग गया है, इन्वर्टेज नहीं, जाइमेज होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जाइमेज एंजाइम तो हमें पता चल गया। ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत आप ये जो ग्लूकोज है, मतलब जैसे मान लीजिए गन्ने की फैक्ट्री में गन्ने को सड़ा के इथेनॉल बनाते हैं, स्पिरिट बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं, तो वो जो प्रोसेस है, जो सड़ाने का प्रोसेस होता है, उसे हम फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। ठीक है, आमतौर पे बोलें कि भाई गन्ने को सड़ा के फैक्ट्री में इथेनॉल बन रहा है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अगर प्रोसेस का नाम हम दिया जाए तो उसको बोलेंगे कि फर्मेंटेशन हो रहा है, फर्मेंटेशन। ठीक है, अब फर्मेंटेशन में ये जो आपका जाइमेज एंजाइम है, ये जाइमेज एंजाइम प्राकृतिक तौर पे, नेचुरली तौर पे किस में मिलता है? तो ये आपका एक ईस्ट में मिलता है। तो एक ये आपका तैयार हो गया क्वेश्चन कि पहला कौन सा एंजाइम है? जाइमेज, फर्मेंटेशन प्रोसेस में, जिसमें आपका ग्लूकोज आपका कन्वर्ट होता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अच्छा, ये ईस्ट, और ये किस में मिलता है नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तौर पे? तो ये आपका मिलता है ईस्ट में। दो क्वेश्चन ये तैयार हो गया। और एक बार क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में, तो बीपीएससी में भी पूछ सकता है कि कौन सा ईस्ट है, कौन सा ईस्ट है जो जिसमें आपका नेचुरल तरीके से प्राकृतिक तौर से जाइमेज पाया जाता है? तो वो है आपका सैकरोमाइसिस सेरेवेसे। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक दो बार देख लेंगे। अच्छा, सैकरोमाइसिस सेरीवेसे, अगर सेरीवेसे पे ना ध्यान देके थोड़ा इस पे भी दें, सैकरोमाइसिस, तो देखिए आपको पता है कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड होती हैं चीज़ें, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। तो सेकेराइड तो कुछ नाम लग रहा है, सैकरोमाइसिस, तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये वाला ईस्ट है जो कि इसमें यूज़ हो रहा है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचते हैं। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं साइंस के। ठीक है, और भी इसी तरीके के साइंस के एमसीक्यू सीरीज़ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख लेंगे, ताकि आपको हर तरह के एग्ज़ाम में अपनी तैयारी हो जाया करेगी। ठीक है दोस्तों, यहीं तक आज रखते हैं वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। साइनिंग ऑफ, रोहित।